पिछली क्लास में अपने यूनान की सभ्यता चल रही थी, जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपने पढ़ चुके थे। यूनान की सभ्यता, यूनान की सभ्यता का विस्तार क्या था, इसकी भौगोलिक विशेषता क्या थी, इसका नामकरण कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को अपने पढ़ चुके थे। इसके बाद अपने बात की थी यूनान की सभ्यता में अपने को पढ़ना है नगर राज्यों को। यूनान के जो नगर राज्य थे, मुख्यतः दो नगरों की अपनी बात करेंगे। तो यूनान के जो नगर थे इन्हें कहा जाता था पोलिस। यूनान के नगरों को पोलिस कहा जाता था। और यूनान की सभ्यता में अपनी दो प्रमुख नगरों की बात करेंगे, जिसमें एक नगर है आपका स्पार्टा और दूसरा आपका नगर है एथेंस। यूनान की सभ्यता में इनके भौगोलिक क्षेत्र की भी बात कर चुके थे। यूनान में जब अपने बात की थी तो यूनान के भौगोलिक क्षेत्र में एक था इसका दक्षिण भाग और एक था इसका मध्य भाग। तो यूनान का जो दक्षिणी भाग था, यहाँ पर एक राज्य था जिसका नाम था स्पार्टा, और यूनान का जो मध्य भाग था यहाँ का एक राज्य था एथेंस। और अपना एथेंस और स्पार्टा ही इस यूनान की सभ्यता के अगले अपने दो प्रमुख नगर हैं जिनका आपने अध्ययन करना है। तो यूनान की सभ्यता के दो नगरों में अपने आज शुरू करते हैं। यूनान का नगर स्पार्टा, स्पार्टा की क्या व्यवस्था थी, कैसे था, इन सभी बातों को अपने विस्तार से देख लेते हैं। क्योंकि एथेंस राज्य स्पार्टा की अपेक्षा थोड़ा बड़ा था और वहाँ पर गणतंत्र शासन व्यवस्था भी थी, तो एथेंस का थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे अपने स्पार्टा। स्पार्टा राज्य से संबंधित अपने दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण है। जैसे स्पार्टा जाति में, स्पार्टा नगर में बात करें तो यहाँ पर एक जाति निवास करती थी जिसका नाम था डोरियन। स्पार्टा राज्य की मूल जाति थी ये, जो प्रारंभ में से ही स्पार्टा में निवास करती थी। और स्पार्टा में इसी डोरियन जाति का इतिहास लिखा गया। इसी डोरियन जाति के द्वारा जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे आपके नियम जो भी है, ये सारा का सारा इसी डोरियन जाति से संबंधित है। दूसरा, स्पार्टा की बात करें तो यहाँ पर था निरंकुश राजतंत्र। क्योंकि एथेंस में गणतंत्र था और स्पार्टा में निरंकुश राजतंत्र का था, और निरंकुश राजतंत्र होने के कारण यहाँ पर सबसे कठोर शासन व्यवस्था थी। सबसे कठोर शासन व्यवस्था, या कहें तो सबसे कठोर नियम कानून थे। ये जो स्पार्टा की निरंकुश राजतंत्र था, इस निरंकुश राजतंत्र का संस्थापक था लाइकगर्स। स्पार्टा के इस निरंकुश राजतंत्र या स्पार्टा के इस कठोर शासन व्यवस्था या नियम कानून का जो संस्थापक था उसे माना जाता है लाइकर्स। और लाइकगर्स यहाँ पर कठोर राजतंत्र के लिए स्थापना करता है। लाइकर्स के द्वारा कुछ नियम कानून भी बनाई गई और ये विश्व में सबसे ज़्यादा कठोर नियम कानून भी माने जाती है। नियमों की बात करें उससे पहले स्पार्टा के अगर अपने सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो स्पार्टा का जो समाज था, इस स्पार्टा के समाज को बांटा जाता है तीन भागों में। स्पार्टा का जो समाज था उसे तीन भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग था वो खुद स्पार्टावंशी थे, ये डोरियन जाति के भी थे, और स्पार्टा में जो भी नागरिकता मिलती थी वो केवल इसी डोरियन जाति को मिलती थी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं केवल इन्हीं को नागरिकता दी जाती थी। वो चाहे आपको आपका मत देने का अधिकार हो या राजा चुनने का अधिकार हो, जितने भी जो वास्तविक रूप में नागरिकता थी वो केवल इसी स्पार्टावंशी यानी डोरियन जाति को प्राप्त थी। इसके अलावा एक दूसरा समाज भी था
ये था समाज का पहला प्रकार स्पार्टावंशी। और दूसरा प्रकार था पेरियोसी। अब पेरियोसी वो लोग थे जिन्होंने स्पार्टा डोरियन जाति थी, इस डोरियन जाति की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो जो स्पार्टावंशी थे, इन्हें स्पार्टावंशी लोगों की अधीनता स्वीकार करने वाले। स्पार्टा की शासन व्यवस्था के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। पहला है स्पार्टावंशी, जो मुख्य मूल रूप से यहीं के निवासी थे और ये डोरियन जाति से संबंधित थे। केवल इन्हीं लोगों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त था। इसके अलावा अन्य जो दो समाज के जो अन्य वर्ग हैं, इन्हें किसी भी प्रकार की नागरिकता नहीं दी जाती थी। लेकिन फिर भी इन दो वर्गों में से जो शेष दो वर्ग रह जाते हैं, इनमें से एक था पेरियोसी, और पेरियोसी का अर्थ होता है सहयोगी। तो ये वो लोग थे जिन्होंने स्पार्टावंशी लोगों की अधीनता स्वीकार कर ली। समाज में एक तीसरा प्रकार भी था जिसका नाम था हेटोस। और हेटोस में मुख्य रूप से श्रमिक और दास वर्ग थे। और ये वो लोग थे जिन पर स्पार्टावंशियों ने अधिकार किया था। और ये जो हेटोस था, ये वो वर्ग था जो युद्ध में गुलाम बनाई गई। इन्हें कोई नागरिकता प्राप्त नहीं थी, कोई इनको अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये स्पार्टा की सामाजिक व्यवस्था थी। अपनी राजनीतिक व्यवस्था भी पढ़ेंगे। सामाजिक व्यवस्था में स्पार्टा में 3 भाग यानी 3 प्रकार के समाज या वर्ग पाए जाते हैं। पहला वर्ग उन लोगों का था जो यहाँ के मूल निवासी थे, और ये मूल निवासी थे डोरियन जाति के। तो स्पार्टा वंशियों में पहला डोरियन जाति के लोग थे जिन्हें समाज के समस्त अधिकार भी प्राप्त थे। इसके अलावा इन्हें नागरिकता भी प्राप्त थी। दूसरा वर्ग था पेरियोसी। पेरियोसी का अर्थ होता है सहयोगी, और पेरियोसी वो लोग थे जिन्होंने स्पार्टा वंशी लोगों की अधीनता स्वीकार कर ली। तीसरा वर्ग था हेटोस, और ये हेटोस वो वर्ग था जिन्हें युद्ध में गुलाम बना लिया था। इनकी स्थिति श्रमिक और दासों जैसी थी। एक प्रकार से ये श्रमिक और दास वर्ग था, और स्पार्टा वंशियों का अधिकार इन पर होने के कारण इनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो ये थी स्पार्टा वंश की सामाजिक व्यवस्था। अब अपने अगला बिंदु है कि जो स्पार्टा में निरंकुश राजतंत्र था जिसकी स्थापना लाइकर्स ने की थी। इस लाइकर्स के द्वारा कुछ नियम कानून बनाए गए थे जिन्हें स्पार्टा में लागू किया जाता था। तो इसके बाद अपने को पढ़ना है लाइकर्स के द्वारा कुछ नियम बनाए गए थे स्पार्टा में। लाइकर्स के नियम, क्योंकि अपने बात की थी कि स्पार्टा में कठोर शासन व्यवस्था है, तो इस कठोर शासन व्यवस्था का कारण क्या था। देखिए, लाइकर्स के द्वारा यहाँ पर निरंकुश शासन की स्थापना की जाती है यूनान में, और इसके बाद कुछ इसने नियम बनाए थे। जैसे पहली बात करें तो यूनान में यानी स्पार्टा में स्वस्थ बच्चों को महत्व दिया जाता था। स्पार्टा में स्वस्थ बच्चों को महत्व दिया जाता था, और स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए यहाँ की स्त्रियों को प्रोत्साहित भी किया जाता था। अगर कोई बच्चा जन्म से कमज़ोर है तो उस बच्चे को यानी कमज़ोर जो बच्चा होगा उस बच्चे को एक पहाड़ी थी जिसका नाम था टेजिटस पहाड़ी। इस टेजिटस पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता था और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। यानी यहाँ पर स्वस्थ बच्चे ही जीने के लिए जी सकते हैं, कमज़ोर बच्चों को पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। अब स्वस्थ बच्चों की पहचान कैसे होगी उसका भी इनका अपना तरीका था। जिन बच्चों का जन्म हो जाता था उन बच्चों को जन्म के बाद 3 दिन तक जंगलों और पहाड़ों में छोड़ दिया जाता था। अब इन 3 दिनों में अगर कोई बच्चा मर गया तो ऑटोमेटिक समाप्त हो गया। जो बच्चा बच जाता है यानी इन 3 दिनों तक भूख प्यास और जितने भी जो प्राकृतिक जो प्रभाव पड़ता है उससे अगर कोई बच्चा बच गया तो उस बच्चे को अपना लिया जाता था और उसे अपनी माँ को सौंप दिया जाता था। कहने की बात यह है कि स्पार्टा में जो भी बच्चे होते हैं इन बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की होगी, राज्य की होगी, और ये बच्चे राज्य की संपत्ति माने जाएंगे। तो ये एक सबसे पहला कठोर नियम था। यानी
स्वस्थ बच्चों को ही यहाँ पर जीने का अधिकार था और स्वस्थ बच्चों को राज्य की संपत्ति मान के इनका पालन पोषण किया जाता था। इसके अलावा प्रत्येक बच्चे को दूसरा ये नियम था अनिवार्य सैनिक शिक्षा का। अनिवार्य सैनिक शिक्षा और सैनिक सेवा भी देनी पड़ती थी। अब इसमें क्या होता था कि प्रत्येक बच्चे को 7 वर्ष तक सैनिक शिक्षा दी जाती थी। 7 साल तक बच्चा सैनिक शिक्षा प्राप्त करेगा और यहाँ स्पार्टा में अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा लागू की जाती थी और सैनिक सेवा भी प्रत्येक स्पार्टावासी के लिए अनिवार्य थी। 7 वर्ष तक इसे सैनिक शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद ये बच्चा 20 वर्ष की आयु में सैनिक सेवा में चला जाता था। अनिवार्य सैनिक सेवा में ये बच्चा 20 वर्ष की आयु में चला जाता था और 20 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक ये सेना में कार्य करता था। ये एक अनिवार्य सैनिक सेवा थी जो 20 से 60 वर्ष यानी 40 वर्षों तक प्रत्येक स्पार्टा के नागरिक को सैन्य सेवा में जाना अनिवार्य था। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो स्त्रियों के लिए भी कठोर शासन व्यवस्था थी। जो यहाँ की स्त्रियाँ होती थी ये भी कठोर अनुशासन में रहती थी और यहाँ स्त्रियों को कठोर अनुशासन के साथ साथ प्रेरित किया जाता था स्वस्थ बच्चों को जन्म देने के लिए। और स्त्रियों के साथ साथ पुरुष तो क्योंकि सैनिक सेवा में है ही, तो स्त्रियां भी यहाँ पर कठोर अनुशासन में रहती थी। यहाँ स्पार्टा में विवाह की अनुमति थी। चौथा ये बिंदु है, यहाँ विवाह की अनुमति थी लेकिन वैवाहिक जीवन की अनुमति नहीं थी। वैवाहिक जीवन की अनुमति नहीं थी। इसका क्या अर्थ होता है? विवाह यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि विवाह एक समाज का अनिवार्य बिंदु भी है, एक अनिवार्य संस्कार भी है। विवाह होगा लेकिन विवाह का उद्देश्य वैवाहिक जीवन नहीं है, बल्कि विवाह का एकमात्र उद्देश्य है स्वस्थ संतान की प्राप्ति। और यहाँ पर जो पुरुष होता था वो केवल रात्रि में अपनी पत्नी से मिल सकता था और यहाँ पर विवाह का एकमात्र जो कारण था वो स्वस्थ संतान के लिए था। अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जाता था। रात्रि में पुरुष अपनी पत्नी से मिल सकता था, दिन में नहीं मिल सकता था और ये एक बड़ा कारण भी है। यहाँ पर पिता जो है वो अपनी पत्नी का चेहरा देखे बिना पिता बन सकता था क्योंकि दिन में वो जा नहीं सकता, केवल रात्रि में जा सकता है। इसके अलावा ये अनिवार्य भी नहीं था कि बच्चे के लिए उसका पिता होना ही जरूरी है। यहाँ पर यह भी छूट मिली हुई थी कि कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से अपनी संतान उत्पन्न कर सकता है और कोई भी स्त्री अपनी अन्य पुरुष से भी संतान उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो संतान है वो राज्य की संपत्ति मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ प्रमुख रूप से बात करें तो यहाँ पर धन संचय को हमेशा गलत माना जाता था। यहाँ के जो निवासी थे वो धन संचय नहीं करते थे और धन संचय करने की प्रवृत्ति विकसित भी ना हो इसके लिए स्पार्टा में लोहे के सिक्के चलाए जाते थे। लोहे के सिक्के स्पार्टा में चलते थे और इसका एकमात्र कारण था कि यहाँ पर धन संचय की प्रवृत्ति लोगों में विकसित ना हो, क्योंकि यहाँ पर धन संचय को बहुत ज़्यादा गलत माना जाता था। इसके अलावा अगर अपनी बात करें यहाँ पर सार्वजनिक भोजनालय थे और इन सार्वजनिक भोजनालयों को कहा जाता था फिडीसिया और प्रत्येक स्पार्टावासी इस फिडीसिया में ही भोजन करेगा, यानी किसी के घर में कोई व्यक्तिगत खाना नहीं बनेगा बल्कि इन्हीं सार्वजनिक भोजनालयों में वो भोजन करेगा और इसके लिए जो भी उसका मासिक खर्चा होगा उस मासिक खर्च का भुगतान भी करेगा। एक राष्ट्र प्रेम हो, एक सामाजिक प्रेम की भावना भी विकसित हो, इसके लिए यहाँ पर सार्वजनिक भोजनालयों की व्यवस्था भी की गई। तो ये लाइकर्स के द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण और कठोर नियम थे। पहला नियम, स्वस्थ बच्चों को यहाँ पर महत्व दिया जाता था और कमज़ोर बच्चों को टेजिटस की पहाड़ी से, यह है टेजिटस की पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। इसके अलावा बच्चों को जन्म के 3 दिन तक जंगल और पहाड़ों में रखा जाता था। अगर 3 दिन बाद अगर वो जीवित है तो उसे अपनी माता को सौंप दिया जाएगा। बच्चे यहाँ पर राज्य की संपत्ति माने जाएंगे। अनिवार्य सैनिक शिक्षा और सैनिक सेवा भी यहाँ लागू थी।
स्त्रियां भी यहाँ कठोर अनुशासन में रहती थी। विवाह की अनुमति थी लेकिन वैवाहिक जीवन की कोई अनुमति नहीं थी। इसके अलावा यहाँ धन संचय गलत भी माना जाता था और धन संचय पर रोक भी थी, क्योंकि यहाँ पर लोहे के सिक्कों का प्रचलन था। इसके अलावा सार्वजनिक भोजनालय जिन्हें फिडीसिया कहा जाता था, और इस फिडीसिया में सभी स्पार्टावासी अपना भोजन लेते थे और अपने खुद के घर में यहाँ पर भोजन बनाने की प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसके बाद है स्पार्टा की जो राजनीतिक व्यवस्था है। सामाजिक वर्गों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, 3 सामाजिक वर्ग थे। इसके अलावा यहाँ पर जो कठोर शासन व्यवस्था थी जो लाइकर्स के द्वारा लागू की गई, तो लाइकर्स के द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में भी अपने पढ़ लिया। इसके बाद है यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था। इसके बाद है स्पार्टा की राजनीतिक या शासन व्यवस्था। देखिए, स्पार्टा में निरंकुश राजतंत्र था। अब निरंकुश राजतंत्र था तो जाहिर सी बात है यहाँ का शासन होगा राजा के हाथ में। लेकिन अन्य देशों के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर एक अलग व्यवस्था थी। यहाँ पर जो राजा होगा वो एक नहीं होगा बल्कि 2 राजाओं की व्यवस्था थी। इसके अलावा यहाँ पर राजा पर नियंत्रण रखने के लिए, राजा का चुनाव करने के लिए और अन्य राजा को सहायता देने के लिए कुछ संस्थाएं थी। प्रमुख रूप से बात करें तो 3 संस्थाएं थी। पहली एक संस्था थी जिसका नाम था गेरूसिया, और ये जो गेरूसिया संस्था है इसमें 2 राजा सदस्य होंगे। इसके अलावा 28 जो उच्च कुलीन वर्ग से संबंधित होंगे। गेरूसिया स्पार्टा की एक महत्वपूर्ण संस्था थी और इस संस्था में कुल 30 सदस्य थे, जिनमें से 2 राजा और 28 अन्य लोग थे। इन सभी की जो आयु है, इन सभी की आयु 60 वर्ष से ऊपर होगी। ये एक स्पार्टा की महत्वपूर्ण संस्था थी गेरूसिया, जिसमें कुल 30 लोग होंगे, 2 राजा और 28 कुलीन, और इन सभी की आयु 60 वर्ष से अधिक होगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण संस्था थी जिसका नाम था एपेलो। इस संस्था की कोई संख्या निश्चित नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस संस्था का सदस्य स्पार्टा का प्रत्येक नागरिक होगा, और प्रत्येक नागरिक वो होगा जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक होगी। यानी 30 वर्ष से अधिक आयु वाला प्रत्येक स्पार्टा का जो व्यक्ति होता था इस संस्था का सदस्य होगा। इसके अलावा एक तीसरी महत्वपूर्ण संस्था थी जिसका नाम था एफ्रो। और इस एफ्रो में कुल 5 सदस्य होंगे, और इन एफ्रो के 5 सदस्यों का जो चुनाव होगा वो चुनाव होगा इस एपेलो के द्वारा। एफ्रो के जो 5 सदस्य थे, इन 5 सदस्यों का चुनाव एपेलो के द्वारा किया जाएगा, जिसमें स्पार्टा का प्रत्येक नागरिक यहाँ भाग लेगा। 5 सदस्य होंगे और एफ्रो है ये सर्वाधिक शक्तिशाली भी होगी। यहाँ लिख देता हूँ, ये जो आपकी एफ्रो संस्था है यह संस्था सर्वाधिक शक्तिशाली थी। और इस एफ्रो की शक्ति का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये जो राजा होते थे, अगर इन राजा को बुलाया जाएगा तो एफ्रो के सामने इन राजा को भी उपस्थित होना पड़ता था। इसके अलावा एफ्रो दीवानी मुकदमों में अंतिम न्याय भी करती थी। ये जो एफ्रो थी, इस एफ्रो ने अगर कोई न्याय कर दिया दीवानी मुकदमे में, तो उस
न्याय को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, यहाँ तक कि राजा भी इस न्याय को चैलेंज नहीं कर सकता था और राजा खुद इस एफ्रो संस्था के सामने उपस्थित होता था। तो यहाँ की जो ये 3 नंबर एफ्रो संस्था थी ये सर्वाधिक शक्तिशाली थी। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ की शासन व्यवस्था के बिंदु है जिसमें 3 संस्थाएं हैं और राजाओं की संख्या यहाँ पर 2 है। इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर भी है एफ्रोडाइट का मंदिर। एफ्रोडाइट यहाँ प्रेम की देवी के रूप में पूजा की जाती थी। प्रेम की देवी एफ्रोडाइट थी और इस एफ्रोडाइट का यहाँ पर एकमात्र मंदिर था। कहने का मतलब ये है कि स्पार्टा भी प्रेम की अपेक्षा युद्ध को अधिक महत्व दिया जाता था और यही कारण है कि यहाँ जो प्रेम की देवी है एफ्रोडाइट, इस एफ्रोडाइट का केवल एकमात्र मंदिर है, जबकि यहाँ का प्रत्येक निवासी अनिवार्य सैनिक था। तो ये था स्पार्टा की सामाजिक व्यवस्था, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो। इसके बाद अपनी अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा एथेंस राज्य पर, और एथेंस राज्य की समाप्ति में यूनान की सभ्यता पूरी हो जाएगी। तो धन्यवाद।